हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एमएस उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 2, जी हां, अम्ल, क्षारक तथा लवण की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको तो आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो गाइस सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। चलिए बच्चों, अम्लों के सामान्य गुणधर्म को पढ़ने के बाद आज का अपना पहला टॉपिक है क्या, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। यानी अम्ल किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से अपक्रिया करके कौन से तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसकी जानकारी आज के इस लेक्चर में सबसे पहले आपको मिलने वाली है। तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि अम्ल जो है सक्रिय धातुओं, क्या बच्चों, सक्रिय धातुओं के साथ रासायनिक अपक्रिया करके कौन से नए पदार्थ बनाती है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे यहां दिख रहा है कि ये एक क्या है, नीचे जो दिख रहा है एक जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन है और इसमें जिंक दानेदार टुकड़े हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक दानेदार टुकड़ों के साथ अपक्रिया करके एक विशेष प्रकार की गैस उत्पन्न कर रही है, जिसको आप देख रहे हैं इस पात्र में। ये जो आपको दिख रहा है ज्वलनशील गैस, ये कौन सी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। इसका परीक्षण कैसे करते हैं, यदि हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती हम लेकर के जाते हैं तो वह पाप ध्वनि, आपको दिख रहा है ये पाप ध्वनि, अर्थात फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है बच्चों, जलती है। इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि जो सक्रिय धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं बच्चों, तो इसका जवाब है हाइड्रोजन गैस। आइए उसके रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं ये चीज देखते हैं। तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में पहला अपना है धातुओं के साथ अपक्रिया। कोई भी जो अम्ल होता है बच्चों, क्या अम्ल जो होता है वह किसके साथ, सक्रिय धातु के साथ रासायनिक अपक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, लवण। क्या, धातु का एक लवण बनता है और प्लस यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो उत्सर्जित होती है गैस के रूप में वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या लल्ला, H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस क्या है, निकलती है। तो इसको आप सामान्य और व्यापक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब अम्लों में मान लिया जाए मैंने अम्ल ले लिया H2SO4 जो कि अभी आपने देखा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें अगर हम जिंक के दानेदार टुकड़े या जिंक जैसे सक्रिय धातु को अगर डालते हैं तो जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके इसमें से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है और जिंक और SO4 अर्थात ZnSO4 जिंक सल्फेट का लवण या जलवण का जलीय विलयन प्राप्त होता है तथा यहां पर निकलता है कौन सी गैस, इसका जवाब है हाइड्रोजन गैस। ये निकल रहा है कौन बच्चों, हाइड्रोजन गैस, जिसको आपने अभी क्या किया, देखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पहले एग्जांपल को लिख सकते हैं कि अम्ल जिंक धातु के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया है। बोलो बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल आप सभी लिख सकते हैं बच्चों, मान लिया जाए मान लिया H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल में हम सक्रिय धातु मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम सक्रिय धातु को अगर हम मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस क्या निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। और भी एग्जाम्पल आप सभी लिख सकते हैं, मान लिया जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर Al अर्थात एल्यूमिनियम के टुकड़े को डालते हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एल्यूमिनियम जैसे सक्रिय धातु के टुकड़ों को अगर डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बनता है AlCl3, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनता है, लवण बनता है और प्लस यहां से उत्पन्न होता है क्या बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन को संतुलित करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कितना होगा, ये 6 यहां पर लिखना पड़ेगा, तो यहां पर 3 दूना 6 हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहां लिखना पड़ेगा 2 3 6 क्लोरीन बराबर होगा यहां 2। ठीक है, तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा बच्चा लोग, संतुलित हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। चौथा एग्जाम्पल आप सभी लिख सकते हो कि मान लिया जाए चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं HCl,
HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर हम मैग्नीशियम के टुकड़े को ही डालते हैं तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा बच्चों, यहां से उत्पन्न होगी हाइड्रोजन गैस। क्या लल्ला, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन को संतुलित करेंगे तो यहां आपको 2 लिखना पड़ेगा, जिसके बाद ये रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा या कह सकते हैं संतुलित हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक सक्रिय धातु जो है अम्लों के साथ कौन से नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो आंसर है धातु का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ कंपटीशन के भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अम्ल जो है सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। बोलो बात समझ में आया। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे रासायनिक गुण की तरफ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब रासायनिक गुणधर्म में दूसरा इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणधर्म क्या है बच्चों, धातु कार्बोनेट। क्या लल्ला, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अपक्रिया, यानी अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके कौन से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले धातु कार्बोनेट में आप इनके एग्जाम्पल से देख सकते हैं। धातु कार्बोनेट में जैसे क्या हो सकता है बच्चों, धातु कार्बोनेट में पहला कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCO3 हो सकता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी ये सोडियम धातु का कार्बोनेट, ये कैल्शियम धातु का कार्बोनेट और ये मैग्नीशियम धातु का कार्बोनेट है, इन्हें हम धातु कार्बोनेट कहते हैं बच्चों। बाइकार्बोनेट में क्या हो सकता है, मान लिया NaHCO3, तो इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या जी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जी हाँ, जिसको आगे आप खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी कहेंगे बच्चों। क्लियर। इस प्रकार से इनको हम आगे क्लैरिफाई करते हैं, बस आप यूं ही मेरे साथ क्या करिए बच्चों, बने रहिए, जिसके बाद आपका दिल गार्डन गार्डन बोल जाएगा और आप कहोगे वाह वाह सर क्या बात है। तो यहां पर ये जो NaHCO3 है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं कि ये जो धातुओं के कार्बोनेट या धातुओं के बाइकार्बोनेट हैं, ये अम्लों के साथ अपक्रिया करके कौन से नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां मैं व्यापक रूप में लिखता हूं, जो धातु कार्बोनेट है, क्या बच्चों, धातु कार्बोनेट या लिख सकते हैं धातु बाइकार्बोनेट। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट जो होते हैं बच्चों, यह किसके साथ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, उस धातु का लवण बनाते हैं, ठीक है, और जल बनाते हैं, और प्लस यहां भी एक प्रकार की गैस उत्पन्न होती है। वो कौन सी गैस बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस उत्पन्न होता है बच्चों। आइए देखते हैं इसके रिएक्शन को। पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जब अपक्रिया करता है किसके साथ, H2O। मान लिया सोडियम कार्बोनेट को हमने सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ डिसॉल्व किया, मिलाया या घोला, तो क्या प्राप्त होता है, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को अम्ल में डालेंगे वहां एक विशेष प्रकार की गैस उत्पन्न होगी और लवण का जलीय विलयन प्राप्त होगा बच्चों। लवण कौन सा होगा, NaSO4 अर्थात Na2SO4 सोडियम सल्फेट लवण बनेगा बच्चों। इन पदार्थों की मैंने भौतिक अवस्था नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सोडियम सल्फेट लवण बनेगा, प्लस यहां पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ संयोग करके H2O अर्थात जल का अणु बनाएगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि क्या बनेगा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके सोडियम सल्फेट लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, मान लिया जाए हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में अगर डाल दिया तो क्या प्राप्त होगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का विलयन बनेगा, और प्लस वो जल बनेगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O जल का अणु बनाएगा, प्लस 1 कार्बन बचे हुए 2 ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु को क्या करेगा, निष्कासित करेगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के बाद अब तीसरा एग्जाम्पल हम यहां से लिखते हैं बच्चों। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल में हम लेते हैं यही धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जब HNO3 2 यूनिट HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा तो फिर क्या बनाएगा, बनाता है बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट का जलीय विलयन जो कि एक लवण होता है, इसका जलीय विलयन अर्थात H2O प्लस बनाएगा क्या, वही जो इन सभी में कॉमन चीज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बच्चों, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, बाहर निकलेगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, चलो मैं ले लेता हूं धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे ही इसको अम्ल में डालेंगे, क्या किसमें बच्चों, अम्ल में, अर्थात मान लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अब क्रिया करवाएंगे तो फिर क्या होगा, यहां से NaNCl सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अर्थात सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा बच्चों, और क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके जल के अणु बनाएंगे, और प्लस सभी के समान इसमें से भी क्या निकलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो यहां पर लिखे हुए एक एक एग्जाम्पल आपके 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है बच्चों कि धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट जो है अम्लों के साथ अब क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। तो इसका सही जवाब, सटीक जवाब, धमाकेदार जवाब याद रखेंगे बच्चों, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोलो बात समझ में आया? आई होप आप लोग को बहुत समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। यहां पर बच्चों एक चीज और जो कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये जो उत्पन्न हो रही है, आप इसको कैसे पहचानोगे बच्चों कि यह जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं CO2 गैस का परीक्षण। क्या बच्चों, CO2 गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, परीक्षण कैसे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं बच्चों। इस बुझे हुए चूने के जलीय विलयन में जब हम लोग इस प्राप्त हो रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, इसका जवाब है कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है बच्चों, और प्लस जल का अणु क्या होता है, निष्कासित हो जाता है, निकल जाता है। बोलो बात समझ में आया? तो यहां जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या, सफेद या कह सकते हैं दूधिये रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यह एक अवक्षेपण अपक्रिया भी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो संपूर्ण जो विलयन है वह दूधिया रंग का हो जाएगा या सफेद रंग का हो जाएगा, क्योंकि वहां जल के अणु निष्कासित होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे ये आइडेंटिफाई होगा कि जो गैस मैंने उसमें प्रवाहित किया है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। बोलो बात समझ में आया? एक चीज और कि अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हमको प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अत्यधिक मात्रा में हम पुनः प्रवाहित करने क्या, कार्बन डाई। अगला स्टेप यहीं से आप लिख सकते हैं कि अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अत्यधिक मात्रा में हम CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम कहते हैं क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं लल्ला। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, अर्थात यह भी एक धातु बाइकार्बोनेट है। जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट था इसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है मेरे लल्ला। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। बोलो बात समझ में आया? मजे की बात यहां पर यह है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था ये जल में क्या था बच्चों, अविलेय था। जल में क्या था, अविलेय था। किंतु कैल्शियम कार्बोनेट का जो सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ था उसके जल के साथ अत्यधिक मात्रा में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ है ये पुनः क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर अर्थात जल में घुलनशील होता है। क्या होता है बच्चों, जल में घुलनशील होता है। इस चीज को ध्यान
में रखेंगे। बोलो बात समझ में आया? तो किस तरह से बुझे हुए चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके जो सफेद रंग का पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसके बनने से इस बात का निष्कर्ष होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस था जिसको मैंने उसमें प्रवाहित किया था। और यदि इसी कैल्शियम कार्बोनेट के अत्यधिक जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं बच्चों, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि एक धातु बाइकार्बोनेट है प्राप्त होता है। और मजे की बात है यह जल में पुनः क्या होता है बच्चों? घुलनशील होता है। तो आई होप आप लोग को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं रासायनिक गुणधर्म कौन सा? तीसरे वाले की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तीसरा और इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाते हैं बच्चों, क्षारों के साथ अपक्रिया। किनके साथ? क्षारों के साथ अपक्रिया। क्षारों के साथ अपक्रिया किनकी? अम्ल की। तो अम्ल की क्षारों के साथ अपक्रिया, आइए देखते हैं क्या लाजवाब परिवर्तन होता है कि जब कोई भी अम्ल क्षारों के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं बच्चों, और इसीलिए इसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अर्थात उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या लल्ला? उदासीनीकरण अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन के भी एग्जाम में। ठीक है, क्या है बच्चों कि क्षारों के साथ अम्ल जब अपक्रिया करता है, जब भी अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तो वह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है। क्या? लवण तथा जल बनता है बच्चों। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यानी कोई भी क्षार है, यदि वह अम्ल के संपर्क में आया तो अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त अर्थात नष्ट कर लेंगे। और क्या प्राप्त होगा बच्चों? लवण। क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, या कह सकते हैं लवण का जलीय विलयन प्राप्त होगा। पहला और धमाकेदार एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं क्षारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यदि यह अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ Na और Cl यानी Na प्लस Cl माइनस अर्थात NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है बच्चों, और प्लस OH एंड H अर्थात H2O जल के अणु का निर्माण करेंगे। तो यहां पर याद रखेंगे क्षार अम्लों के साथ, कहीं भी अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करिए तो लवण का जलीय विलयन या लवण तथा जल प्राप्त होगा बच्चों। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण सोडियम क्लोराइड बनाता है तथा जल H2O बनाता है। बोलो बात समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, मान लिया जाए अगर इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अन्य किसी अम्ल जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करवा दिया जाए बच्चों तो क्या प्राप्त होगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट बनेगा बच्चों, प्लस H एंड OH अर्थात जल H2O बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्षारक और अम्ल ये दोनों परस्पर अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। और भी लिख सकते हैं, मान लिया जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, ठीक है, जो ये क्षार है अम्लों के साथ मान लिया जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में अगर इसको डाल दिया जाए, मिला दिया जाए या एक दूसरे के संपर्क में आए तो MgSO4 क्या है? मैग्नीशियम धनायन SO4 आयन, ठीक है, सल्फेट आयन अर्थात सल्फेट के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा बच्चों, प्लस क्या बनाएगा? यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ OH की संख्या 2 भी अर्थात जल के 2 अणु H2O का निर्माण करेंगे बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ठीक है। Na प्लस जो होगा Cl माइनस के साथ NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा, OH माइनस और H प्लस ये परस्पर जहां कहीं सहयोग करके जल का अणु
जल के अणु का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी Na प्लस OH माइनस H प्लस एंड NO माइनस, तो इसका NO3 माइनस, इसका Na प्लस, इसके माइनस के साथ सोडियम नाइट्रेट, इसका प्लस इसके माइनस के साथ H2O बनाएगा। ऐसे भी समझने को समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं चौथा, कि मान लिया जाए कोई कारक हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों जैसे ही किसी अम्ल मान लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम 2+, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2+, ठीक है, कैल्शियम प्लस Cl माइनस के साथ अपक्रिया करके CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और OH एंड H अर्थात जल का अणु H2O का निर्माण करेंगे। बच्चों रिएक्शन को संतुलित करना है तो यहां पर आप 2 लिख लीजिए, जिसके बाद रिएक्शन क्या होगा, फाइनली संतुलित हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अम्ल जो है क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में ये रसगुल्ले की तरह टपकता है बच्चों कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आप परिभाषा बहुत आसान तरीके से जो मैंने आपको समझाया बोला उसको आप लिखने के साथ साथ इसमें से 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे तो एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन बोल जाएगा बच्चों। चलिए चौथा और इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणधर्म लिखते हैं बच्चों, वो है धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। किसके साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। ये बिल्कुल उदासीनीकरण अपक्रिया के समान होता है, क्योंकि आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है बच्चों, ये जो धातुओं का ऑक्साइड होता है, जब भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और मजे की बात है जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कोई भी धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता लल्ला, धातु ऑक्साइड बनाता है अगर, तो धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं बच्चों, तो इसका जवाब है क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और आप सभी जानते हैं कोई भी क्षारीय पदार्थ है तो वह अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। इट मीन्स दैट कि धातु ऑक्साइड, क्या बच्चों, जो धातु ऑक्साइड हैं, धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, यह अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, फिर वही बनाएंगे जो उदासीनीकरण अपक्रिया में बना है, अर्थात लवण तथा जल बनाएंगे। बच्चों इस चीज को हमेशा दिल दिमाग मन मस्तिष्क और रोम रोम में याद रखना। ठीक है, धातु ऑक्साइड में मान लिया जाए, पहला एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर का ऑक्साइड CuO। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड जिसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों, ये धातु ऑक्साइड है जो कि क्षारीय प्रकृति का होगा। जब किसी अम्ल मान लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, ये यहां पर 2 लिखेंगे, CuCl2 कॉपर का क्लोराइड बनाएगा और प्लस 2H और 1 ऑक्सीजन अर्थात H2O जल के एक अणु का निर्माण करेगा। बच्चों अगली बात मान लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड, क्या धातु का ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, यह अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा बच्चों, प्लस H2O जल के एक अणु का निर्माण करेगा। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। इट मींस दैट कि धातुओं के ऑक्साइड जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यह अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे बच्चों, वो भी किसकी तरह, उदासीनीकरण अपक्रिया की तरह। बोलो बात समझ में आया। तो इस 2 रासायनिक गुणधर्म को पढ़ने के बाद कुल टोटल 4 रासायनिक गुणधर्म हो गए बच्चों, जिसको आप लोगों ने क्या किया, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ा। अब एक चीज और जो कभी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है बच्चों कि अम्ल की क्षारकता क्या होगी। ठीक है, अम्ल की क्षारकता, क्या बच्चों, अम्ल की क्षारकता क्या होगी, आइए देखते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता क्या होती है बच्चों, अम्ल के एक अणु में, किसी भी अम्ल के एक अणु में, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कैसे, अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को ही हम लोग उस अम्ल की क्या कहते हैं बच्चों, क्षारकता कहते हैं। क्या, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है, इसकी क्षारकता बताइए, अम्ल हैं, ठीक है, क्या है बच्चों,
अम्ल हैं और इन अम्लों की क्षारकता क्या होगी। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्षारकता क्या होगी, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, इसकी क्षारकता क्या होगी, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसकी क्षारकता क्या होगी। तो इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु विस्थानीय हो सकता है या विस्थानीकृत हो सकता है, सिर्फ एक ये हाइड्रोजन परमाणु जो है वो निकल सकता है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन परमाणु। और ये जो दिख रहा है ये नहीं होता, बेसिकली ये क्या होता है, लास्ट वाला ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये आयनीकृत होता है या कह सकते हैं विस्थानीकृत होता है। अर्थात इन तीनों में एक हाइड्रोजन परमाणु हैं जो आसानी से विस्थानीकृत हो सकते हैं, निकल सकते हैं, आयनित हो सकते हैं। मतलब ये कि इनकी क्षारकता कितनी होगी बच्चों, एक होगी। क्या होगी, एक होगी, क्योंकि इसमें एक विस्थानीय हाइड्रोजन परमाणु। कितने बच्चों, एक। बोलो बात समझ में आया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, इसकी क्षारकता क्या होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है, तथा कार्बोनिक अम्ल की क्षारकता क्या होगी बच्चों, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें 2 और इसमें भी 2, अर्थात इन दोनों अम्लों के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थानीय हो सकते हैं, अर्थात इनकी क्षारकता कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला मान लिया जाए आपने H3PO4, क्या H3PO4 जिसको फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, इसकी क्षारकता अगर कभी आपसे पूछा जाए तो क्या हो सकती है। इसका जवाब है इस अम्ल में विस्थानीकृत हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, अर्थात इसकी क्षारकता कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। इस चीज को हमेशा अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क और रोम रोम में बसा लेना। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरह से ये बच्चों कुछ अम्लों के रासायनिक गुणधर्म थे जिसको आप लोगों ने बहुत ही आसान लाजवाब तरीके से सीखा, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसको सुंदर और सुनहरे अक्षरों में नोट भी किया होगा। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग लेकर के हाजिर होते हैं बेस क्या है, उसका जो सामान्य परिभाषा है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, और उसके जो सामान्य गुणधर्म है वो क्या हो सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम फिर पुनः आप सभी के सामने होंगे हाजिर, एक नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए जुनून के साथ नए वाले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।